मंच और सामने बैठे हुए मेरे सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, बच्चे, आप सभी को मेरा जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अखिल भारतीय पिछड़ा महासंघ को कि आज उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। काफी लोग मंच पर जो बैठे हैं, आज पहली बार उनसे मिलने का अवसर मिला है और आप सब साथी जो अलीगढ़ के हैं, अलीगढ़ से बाहर के भी हैं, उन सबसे भी रूबरू होने का मौका मिल रहा है, तो धन्यवाद। मुझे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, जो विषय आपने रखा है कि पिछड़ा वर्ग, इसको इकट्ठा किया जाए, इसकी शिक्षा उसको सुधारा जाए और फिर आरक्षण और संविधान में क्या प्रावधान है, उन सारी चीजों का ध्यान रखा जाए। विषय तो बहुत अच्छा है, बहुत गंभीर भी है, बड़ा भी है। थोड़े समय में इस पे बात होना लगभग असंभव है, पर कुछ बातें मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। साथियों, सबसे पहले जो जानने की जरूरत है, आखिर पिछड़ा है कौन, पिछड़ा वर्ग कौन सा है, संविधान में किसको पिछड़ा वर्ग कहा गया है। अगर मोटी सी भाषा में कहें तो आदरणीय बैरवा साहब ने कुछ चीजें बताई, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करूंगा। इस देश में अगर 3 को छोड़ दें तो बाकी सारे पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बहुत लोग समझ रहे हैं, पर जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको थोड़ा सा खुल के समझा देता हूं। बैरवा साहब ने चातुर्वर्ण की व्यवस्था की बात की। कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऊपर के 3 जो हैं, इनको छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। अगर आप संविधान में भी बात देखें तो संविधान में भी पिछड़ा वर्ग जो कहा गया है वो सभी के लिए कहा गया है, जिसमें सबको शामिल है, SC, ST, OBC सब शामिल हैं उसमें। लेकिन और थोड़ी सी व्याख्या करी गई है, तो फिर अलग अलग थोड़ा सा उसको समझाया गया है। SC कौन है, ST कौन है, किस किसके क्या अधिकार, किसको क्या सुरक्षा की जरूरत है। लेकिन मूल रूप से है कि पिछड़ा वर्ग 3 को छोड़ के बाकी सब पिछड़े वर्ग के लोग। पर क्या हम लोग ये बात जानते हैं? क्या ये बात हम लोग मानने को तैयार, स्वीकार करने को तैयार? मैंने कई बार देखा, हमारे पिछड़े वर्ग के कुछ साथी होते हैं, वो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, हम ये क्षत्रिय, वो क्षत्रिय। भाई, आप क्षत्रिय तो कह रहे हैं, वो मान लेते हैं, ठीक है, पर कोई क्षत्रिय आपको क्षत्रिय माने तब ना, और अगर अपने आप को क्षत्रिय मान भी लोगे तो भी क्या हासिल करोगे? कुछ हासिल होगा क्या? नहीं। झूठ में जीने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने कहा कभी कि मैं क्षत्रिय होना चाहिए, मैं ब्राह्मण होना चाहिए, लेकिन कौन उनसे बड़ा ब्राह्मण है, योग्य? कौन है? कोई नहीं। कौन उनसे बड़ा बहादुर है? कोई नहीं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि हजारों साल के इतिहास को अपने कलम से एक झटके में बदल कर दिया। इससे बड़ा ताकतवर कौन होगा? ये उनका कमाल था। सो हम झूठ से जितनी जल्दी बाहर निकल जाए, हमारे लिए उतना बेहतर है। हम सच की जमीन पर जितना भी जल्दी चलना शुरू कर दें, हमारे लिए उतना बेहतर होगा, क्योंकि ताकत सच में ही है, झूठ में कभी कोई ताकत नहीं थी, फर्क में कभी कोई ताकत न थी, न है, न हो सकती। हमें
और साथियों, सच्चाई ये है कि पिछड़ों में भी अब अति पिछड़ा और भी पिछड़ा, न जाने कौन कौन से पिछड़े कर दिए, और अनुसूचित जाति एससी में भी दलित, अति दलित, महादलित, न जाने क्या क्या कर दिए। हमने कभी इसको रोकने की, लोगों को समझाने की कभी कोशिश की है? मैं समझता हूं अगर चंद लोगों को छोड़ दिया जाए, बाकी के तो समझ में भी ये नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या, कहानी क्या है, कैसे कैसे बांटा जा रहा है। जैसे पहले वर्ण में बांटा, फिर जातियों में बांटा, और अब संविधान ने एक व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को भी इस तरह से बांटा जा रहा है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा, ये सब सारी चीजें, हमें इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। और समझने की इसलिए जरूरत है, जब तक समस्या की जड़ को नहीं समझेंगे, कारण नहीं समझेंगे, उसका इलाज नहीं हो सकता, उसका निवारण नहीं हो सकता। ये समझना जरूरी है। बैरवा साहब इसीलिए कह रहे थे कि अपना इतिहास जानना जरूरी है। और आपका जो इतिहास है वो तथागत बुद्ध तक जाता है, वो आपका इतिहास शिव तक नहीं जाता, पार्वती तक नहीं जाता, गणेश तक नहीं जाता, हनुमान तक नहीं जाता, वहां तक नहीं जाता आपका इतिहास। आपका इतिहास जहां जाता है उस रास्ते जाओ ना, उसको समझने की कोशिश करो। जब समझोगे तब समझ में आएगा कि क्या है समस्या की। और साथियों, आज की तारीख में जो स्थिति है, जो समाज को बांटने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां और विशेषकर वर्तमान सरकार जो काम कर रही है कि हमारे ही समाज में से चंद लोगों को पकड़ते हैं, उनको कुर्सी देते हैं, पद देते हैं, गाड़ी देते हैं, बंगला देते हैं और कैदी बना के एक साइड में कर देते हैं। तुम इस समाज के कैदी हो, बस समाज को बता दिया तुम्हारा भला हो गया। इससे भला होगा क्या? ऐसे समाज के हजार नहीं, कितने भी लोगों को आप बना के गाड़ी बंगला दे दीजिए, लेकिन एक भी व्यक्ति अगर विचारशील, कर्मशील, अपने लक्ष्य को समझने वाला, इतिहास को जानने वाला और अपने फर्ज को अमल में लाने के लिए कटिबद्ध होने वाला जो व्यक्ति अगर जाएगा तो भी भला होगा। गुलाम कितने भी खड़ा कर दीजिए, किसी का कुछ भला होने वाला नहीं है समाज का। और इसका विरोध समाज को भी करना पड़ेगा। हमारे समाज के बीच से जिन लोगों को ले जाकर सरकार हमारा प्रतिनिधि बनाती है, बताती है हमारा प्रतिनिधि नहीं, उनमें से कोई, वो सारे के सारे हमारे समाज को धोखा देने के लिए खड़ी की गई तस्वीरें हैं, दीवारें हैं कि हम उन्हीं से सिर मार के मर जाए, उसके आगे जहां हमारा हक है, जिनसे हम छीना है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए। ये समझने की जरूरत है साथियों। और ये हमारे समाज के लोग हैं, इलाज भी हमें ही करना पड़ेगा। ये मैं आपको बार बार इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इनका इलाज भी हम ही को करना पड़ेगा, नहीं तो बचेगा कुछ नहीं। वैसे भी ये देश अब जिस रास्ते पर ले जाया जा रहा है, वर्तमान सरकार जिस तरफ कदम बढ़ा रही है, लगातार तेजी से दौड़ रही है, वहां अगर 2 महीने आप लोग जागकर लड़े नहीं तो किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर ये जितने भी संगठन हैं, जितने भी पद हैं, जितने भी कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, इन सब का कुछ होने वाला नहीं है। ये सब इसी तरह से आप समझें कि जैसे मछली को पकड़ते हैं ना, तो मछली को पकड़ने के लिए कांटे में चारा लगाते हैं, किसी भी तरह का चारा हो सकता है। और जब मछली उसमें फंस जाती है चारे के लालच में, फिर क्या होगा मछली का? फिर मछली का पहले उसकी गर्दन काटी जाती है, काट के साफ करके खा लिया जाता है, यही चारा फेंका जाता है। तो लोगों को पद देना, 5 किलो अनाज देना, किसी की मूर्ति लगवा देना, किसी के लिए कार्यक्रम कर देना और किसी को भारत रत्न देना, ये सब उसी क्षेत्रों में है ना। अलग अलग तरह के चारे हैं, जो जिस चारे में फंस जाए, जो जिस चारे में आ जाए, ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन हमें अपने आप को समझना पड़ेगा और समझ तब सकते हैं जो हमारे महापुरुष जिन्होंने अपना तमाम जीवन हमारे लिए बलिदान कर दिया,
उनको हम जानने का प्रयास करें, उनकी शिक्षाओं को पढ़ने का, समझने का और जीवन में अमल में लाने का हम काम करेंगे, तभी कुछ ठीक हो पाएगा, अन्यथा कुछ बचेगा नहीं। हम वो काम करते नहीं हैं साथियों। तो जब काम जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे तो भला कैसे होगा, संगठन कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना साथियों। यही हमारी मुसीबतें हैं। लेकिन अब स्थिति थोड़ा सा अलग है। अब तो संगठन तो बहुत दूर की बात है, संगठन बहुत दूर की बात है। अब तो आपका अस्तित्व, अगर ये 3 महीने इस देश के लोगों ने, और मैं कह रहा हूं पिछड़ा वर्ग के लोगों ने, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने, और जो लोग इस देश में लोकतंत्र और संविधान को मानते हैं, ये 3 महीने कमा दिए, किसी के पास कुछ नहीं बचेगा, अस्तित्व ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा। आप संगठन की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिस रास्ते पर सरकार चल रही है। एक ही उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझ जाए। अभी आदरणीय किसान नेता जी यहाँ पर चौधरी हरपाल सिंह जी बोल के गए हैं। मैं कल ही रात को 2 बजे पंजाब के शंभू बॉर्डर से लौटा और 1.5 घंटे में वहां जिस बिल्कुल फ्रंट पे जहां पे सारा मोर्चा लगा, आप देख रहे होंगे, वहां पर था 3-4 बॉम्ब तो मेरे सामने आके गिरे, मेरी करवट में, मेरी भी आंखों में धुआं और सारा एकदम चक्कर से आने लगे। वहां से होके आया हूं रात को 2 बजे लौटा हूं, अपनी आंखों से सारा सब कुछ देखा है। क्या है किसानों की डिमांड? क्या मांग रहे हैं किसान? किसान MSP मांग रहे हैं, तो क्या सरकार दे नहीं सकती है? बिल्कुल दे सकती है। अगर अपने यादों का 25 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार माफ कर सकती है, तो क्या किसानों की मांग को नहीं मान सकती? निश्चित रूप से मान सकती है, लेकिन मानेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें किसान नहीं चाहिए, उन्हें मजदूर चाहिए। और किसान को अगर मजबूत बना दिया तो मजदूर कहां से लाएंगे वो? इसलिए उन्हें किसानों की मांगे माननी नहीं है, इसलिए नहीं मांगे। मनरेगा के लिए उन्होंने एक मांग रखी है कि मनरेगा में जितने भी मजदूर हैं, तकरीबन 25 करोड़ लोगों को जॉब कार्ड की बात बताई जाती है, उससे कम लोग हैं, 18-20 करोड़ के लगभग है। उनके लिए अगर बजट में प्रावधान कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है? और आप 100 दिन की बात मनरेगा में करते हैं और किसान कह रहे हैं 200 दिन की बात करो, और जो 200, 250 या 300 आप देते हैं, 700 रुपए देने की बात करो, तो कितना बोझ पड़ जाएगा सरकार पर? कोई बोझ नहीं पड़ेगा। जितना पैसा सरकार अपने पूंजीपति यादों का टैक्स में छूट देती है और जितना पैसा उनका कर्जा माफ करती है, अगर यही बंद कर दिया जाए तो ही किसानों का, मजदूरों का भला हो जाए। सिर्फ इतना नहीं, और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कौन सा पूंजीपति, कौन सा बिजनेसमैन, कौन सा फैक्ट्री वाला इस देश को दे क्या रहा है? वो अपना मुनाफा कमाता है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रहा है। इस देश का खून चूसने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं उसके पास में। उसको आप क्यों छूट दे रहे हैं? क्यों उसके जो कर्जा माफ कर रहे हैं? क्यों उसको टैक्स माफ छूट दे रहे हैं? लेकिन ये सारी की सारी बातें सब लोग कहेंगे मिलके तो कुछ होगा, पर किसान अकेले लड़ रहे हैं। पंजाब के किसान अकेले लड़ रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश में देखा कहीं कोई किसी तरफ से आवाज उठती हो? कोई सामाजिक संगठन उनके लिए आवाज उठाता हो? क्या वो हमारे नहीं है किसान? हमारे बीच से नहीं है क्या वो किसान? वो मजदूर की आवाज उठा रहे हैं, तो मजदूर संगठनों से जुड़े हुए लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? कोई आवाज नहीं उठाता। सब अपना अपना, जब अपनी जान पर पड़ता है तब वो लोग आवाज उठाते हैं, और सिर्फ इकट्ठे होकर कभी कोई आवाज उठाते नहीं। जिसका नतीजा यह है कि पहले एक पिटा है, उसे पिट के ठीक कर दिया, फिर दूसरा आवाज उठाएगा, फिर उसे पीटेंगे, उसे पीट के ठीक कर दिया, फिर तीसरा आवेगा, उसे पीटेंगे। एक एक करके सबको पीटा जा रहा है, सबको तबाह किया जा रहा है। अकेले अकेले सब लड़ रहे हैं, इकट्ठे होकर नहीं लड़ रहे। लड़ सब रहे हैं, इकट्ठे होकर नहीं। समस्या सबकी सम्मिलित है। महंगाई समस्या है ना है, बेरोजगारी समस्या है नहीं है, शिक्षा समस्या है नहीं है, आपका विषय है। और शिक्षा में ओबीसी का क्या हाल है, आप इसी से समझ सकते हैं कि जो प्रोफेसर वर्ग है, उस प्रोफेसर वर्ग में 3% भी प्रोफेसर इस ओबीसी समाज के नहीं है। तो आपको कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो सब अपने अपने छतरी बने हुए हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। जब से आपको आरक्षण मिला है, उस आरक्षण के बाद से अब तक
ऐसी का बाकी सारा आरक्षण कौन खा रहा है, हम सब बड़े आराम से इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन साथियों, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, आप मेरे से सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं ये बात नहीं समझ पाया, हम मांगते ही क्यों रहते हैं यार हर समय हाथ मिला के कि हमें ये दो सरकार, ये दो, ये दो। अबे है कौन सरकार हमें देने वाली? उखाड़ के फेंकना सरकार को, क्या है सरकार में? हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है। जब तक आप मांगते रहोगे, भिखारी बने रहोगे, कोई आपको नहीं देगा। और भीख थोड़ी सी दी जाती है, थोड़ी सी। अगर एक व्यक्ति किसी को भीख देता है, उसकी भीख से उसका पेट नहीं भर सकता, सिर्फ इतनी सी बात है। सो मांगना छोड़ो, अपना हक लेना सीखो। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनको समझने की जरूरत है। एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि अन्य वक्ता जो उन्होंने भी बोलना है। साथियों, नहीं वो बात तो आपकी सही है, लेकिन भाई जब सभी का सम्मान करना पड़ता है। मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, हम ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब जानते हैं आप लोग ईवीएम की लड़ाई, और इस देश में सबसे बड़ी लड़ाई यही लड़ाई है। अगर आप इस चीज को नहीं समझे और अगर आपने ईवीएम से चुनाव होने दिया, आपकी तबाही को कोई नहीं रोक सकेगा। ये प्रण करके जाओ यहां से कि 2024 का लोकसभा चुनाव किसी भी कीमत पर ईवीएम से नहीं होने देंगे। और जैसा हम आपको बताएं, जैसा हम आपको रास्ता दिखाएं, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। रास्ता गलत हो, हमें छोड़ दीजिए बीच में, रास्ता सही हो तो अंतिम क्षण तक, जब तक इस गंदगी को पूरी तरह से साफ ना कर दें, हमारा साथ दीजिए। किसान में नहीं मानते इस बात को। जब पहली बार किसान आंदोलन आया दिल्ली में, मैंने पहले ही दिन सिंगू बॉर्डर पर जब मुझे बोलने का मौका दिया, मैंने उनसे कहा, बीमारी यह समस्या की जड़ ये कानून नहीं है, समस्या की जड़ है वो जो कानून लेकर आ रहा है। और वो क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हारी वोट नहीं चाहिए उसे, उसके पास में वोट छापने वाली मशीन है, इसलिए उस मशीन को हटाना जरूरी है। ईवीएम हट गई, बीजेपी का सुपड़ा साफ, मोदी का सुपड़ा साफ, और अगर ईवीएम रही तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हटाना है, पहले ईवीएम को हटाओ, ईवीएम को अपने मुद्दे में शामिल करो। बात नहीं मानी और अब मैदान में है, और अब सब समझ में आ रही है कि क्या कहानी है। अब कह रहे हैं हाँ सब बिल्कुल ठीक है, और पंजाब में, हरियाणा में हम ईवीएम को घुसने नहीं देंगे। पहले ही मान लेते तो कुछ और ही नजारा होगा। आपसे भी कह रहा हूं, अब भी समझ जाओ, अब भी इस ईवीएम को हटाने के लिए कमर कस लो, अपने आप को फौलाद का बना लो, अपनी रीढ़ की जो हड्डी है उसे स्टेनलेस स्टील के बना लो, सारे मतभेद भूल जाओ। सिर्फ 3 महीने के लिए तो कह रहा हूं, मई तक के लिए। फरवरी की आज जो 22 तारीख हो गई, इसके बाद में मार्च, अप्रैल और मई तक चुनाव हो जाना है। लेकिन अगर आपने 3 महीने ईमानदारी से लड़ लिए, सबने मिला के अपने सारे मतभेद भुला के, सारे भेदभावों को दूर करके, तो इस देश का इतिहास कुछ और होगा, मई के बाद में नजारा कुछ और होगा। और नहीं किया तो आप देख नहीं पाएंगे जो हालात होंगे। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको वो सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूं जिस तरह भी देश जा रहा है। आप रोक सकते हो, रोक लो, नहीं तो ना तो आपकी नस्लें बचेंगी और ना ही आपकी फसलें बचेंगी। आखिर में कमलेश यादव जी का दिल से धन्यवाद देते हुए, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था, बहुत आग्रह किया, हालांकि दिल्ली में एक और मीटिंग थी, उस मीटिंग को छोड़ के आपके आग्रह पर मुझे आना पड़ा। मेरा बच्चा आज ही मैंने आपको देखा है, बाकी साथियों से भी बहुत ज्यादा नहीं, धर्मेंद्र जी को मैं जानता हूँ, उससे मुलाकात हमारी दिल्ली में हुई है। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी, कभी मौका मिलेगा आगे फिर बढ़ चढ़ के बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। अभी इतना ही, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।